गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण की गति, ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से भी और फिजिक्स के नॉलेज के हिसाब से भी। तो इससे पहले अपन कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है उसको रिवाइज कर देते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। कल अपन ने ज्ञात किया था लॉरेंज फोर्स, और लॉरेंज फोर्स दो प्रकार के फोर्स से मिलकर बना होता है, वह है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो उसमें अपन ने देखा था कि अगर मैग्नेटिक फोर्स में कोई भी आवेशित कण है वह किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाला बल F है वह QVB हो जाएगा। इसके द्वारा अपन B का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो F बराबर QVB है तो B बराबर F बटे QV। इसका मतलब हो जाएगा बल का मात्रक बल बटे आवेश गुणा वेग। तो बल का मात्रक तो नॉर्मली M के स्यासाय प्रति होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलम, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो इसी को अपन थोड़ा चेंज करके ले सकते हैं, B बराबर न्यूटन मीटर गुणा कूलम प्रति सेकंड। अब कूलम प्रति सेकंड आप देखेंगे तो ये क्या है, यह है करंट एम्पियर। तो न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर यह हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, और इसी को ही अपन टेस्ला भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए आप, एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति 1 मीटर गुणा 1 एम्पियर होगा। ठीक है, अगर एक टेस्ला कोई भी आवेशित कण है, एक कूलम का आवेशित कण अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर लगने वाला बल 1 न्यूटन होगा। यदि उसका वेग 1 मीटर प्रति सेकंड है तो कुल चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला होता है। इस प्रकार से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इसी को अपन सीजीएस मात्रा में लिख सकते हैं। अगर अपन न्यूटन की जगह डाइन कर दिया है, मीटर की जगह कर दिया अपने सेंटीमीटर, या एम्पियर है, एम्पियर को अपन स्टेट एम्पियर या स्टेट कूलम के द्वारा रिप्लेस भी किया जा सकता है। एक टेस्ला है वह 10⁴ गाउस के बराबर भी होता है। ठीक है, अर्थात एक टेस्ला वो 10,000 गाउस के बराबर होता है। इसी पर बेस्ड फिर अपन ने एक सवाल भी किया है। सवाल क्या है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, कोई आवेश है किसी चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान है और उस आवेश का वेग दिया गया है, तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात करो। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड है वह दिया गया है 3I + 2J वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और जो चार्ज है वह है 3.2 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, जिसकी वेलोसिटी है वह दी गई है 5 गुणा 10⁵5 मीटर प्रति सेकंड इन I यूनिट वेक्टर। अब आप देखेंगे आप चुंबकीय क्षेत्र है वह 3I + 2J वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, क्योंकि इसका एक मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, और वेग है वह दिया गया है 5 गुणा 10⁵5 I मीटर प्रति सेकंड। अर्थात वेग है, कोई कण है वह I यूनिट वेक्टर के साथ है तो अक्ष दिशा में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र है उसमें I और J दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र वह है एक्स वाई तल में है, एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट है उसके। तो इसके ऊपर लगने वाला कुल चुंबकीय बल होगा FB बराबर QV क्रॉस B। अब QV क्रॉस B है तो Q का मान तो इसमें सवाल में रख देंगे, लेकिन V क्रॉस B इसका मतलब ये हो गया है सदिश गुणनफल, इसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसको अपन दो प्रकार से कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, या तो अपन मैट्रिक्स मेथड से या फिर अपन सीधा भी कर सकते हैं। अपन को पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपस में कैसा होता है। यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वह नॉर्मली IJ के साइक्लिक फॉर्म में चलता है, जैसे कि ये साइक्लिक फॉर्म है, यह I है, फिर यह J है और यह K है। यह अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो I का गुणा J के साथ में है तो K के बराबर होगा, J का गुणा K के साथ में तो I के बराबर होगा, K का गुणा I के साथ में है तो J के बराबर होगा। और विपरीत दिशा में करेंगे, जैसे I का गुणा K के साथ में तो -J होगा, K का गुणा J के साथ में तो -I होगा, J का गुणा I के साथ में -K होगा। तो अगर यह चक्रीय फॉर्म में चलता है और अगर यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से इसमें प्लस साइन आएगा और एंटी क्लॉकवाइज होने पर माइनस साइन आएगा। इसमें अगला कंपोनेंट अपने आप आता रहेगा। लेकिन अगर सेम यूनिट वेक्टर अपने साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करता है उसका मान 0 हो जाएगा था। I क्रॉस I बराबर 0, J क्रॉस J बराबर 0 एंड K क्रॉस K बराबर भी 0 ही होता है। ठीक है, तो अपन या फिर अपन IJ के और फिर V का मान और फिर B का मान रख देंगे इसके I और J कंपोनेंट के साथ में। तो दोनों तरीके से अपन इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जब इसका मान देखेंगे तो देखिए सवाल में रखा 3.2 गुणा 10⁻⁻19 Q का मान हो गया, फिर V का मान है 5 गुणा 10⁵5 I क्रॉस 3I + 2J B का मान। अब I का क्रॉस करेंगे I के साथ में तो कंपोनेंट 0, I का क्रॉस करेंगे J के साथ में तो I क्रॉस J बराबर K। तो इसका मान हो जाएगा 3.2 गुणा 10⁻13 K यूनिट वेक्टर न्यूटन के साथ में। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है वो K प्लस है, इसका मतलब है कि जो बल है वह Z डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सवाल हल कर सकते हैं। अब अपन करते हैं, कोई भी आवेशित कण Q है वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है।
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोई भी एक चुंबकीय क्षेत्र अपन ने लिया हुआ है जो इस तल के लंबवत अंदर की तरफ है, ठीक है, प्लस निशान लगा रखा है इसका मतलब, और इसके साथ में अपन कह सकते हैं बी परपेंडिकुलर टू वी है। तो कोई भी कण अगर वी वेग से इसके अंदर गति करता है, कोई भी कण वी वेग से इसमें गति करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि उस कण का पथ कैसा होगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करते ही। तो उसका पथ है वह कर्व के रूप में होगा, और अगर वह लंब दिशा में है तो जो पथ होगा वह हो जाएगा इसका वर्ताकार। तो वेग v है वो b के लंब होता है, तो एफ बी बराबर क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा। तो क्यू वी बी साइन थीटा बराबर क्यू वी बी, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो कण क्यू का पथ वर्ताकार होगा जिसकी त्रिज्या r है। ओके, माना क्यू का द्रव्यमान m है, तब पथ की त्रिज्या स्मॉल r है। हाँ जी स्टूडेंट, तो उस पर लगने वाला जो बल है एफ बी बराबर क्यू वी क्रॉस बी है, तो क्यू वी बी साइन थीटा बराबर क्यू वी बी हो गया है। अब इसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी अपनी स्मॉल आर, और कण का जो पथ है वह हो जाएगा वर्ताकार। तो अगर कोई भी कण है वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उस क्षेत्र में प्रवेश करता है और गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण से उस पर एक बल लगेगा, और वह बल उसके जो कण का जो पथ है वह पहले सीधी रेखा में था उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, अपने पथ से विचलित कर देगा, और वह एक कर्व का रूप धारण कर लेगा, और वह कर्व है वह एक वर्त के रूप में होगा। ओके, अब देखिए वर्त के रूप में होगा तो कण का जो वेग है वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा हमेशा। तो जो कण का जो पथ है वह एक वर्ताकार रूप में हो जाएगा। वर्ताकार रूप में होने के कारण से आप देखेंगे कि उस कण पर एक प्रकार का और बल लगेगा जो केंद्र की ओर होगा, और उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। और वह जो बल है वह कण के द्रव्यमान, उसके वेग और त्रिज्या पर निर्भर करता है। लेकिन कण की जो पथ है वह वर्ताकार पथ बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण से लगने वाला चुंबकीय बल जो लोरेंज बल का हिस्सा है QVB, वह अभिकेंद्रीय बल के बराबर हुआ, अर्थात एक दूसरे को वो बैलेंस करते रहे। अगर वो बैलेंस नहीं करते हैं तो कण है वह अपनी वर्ताकार पथ को छोड़ देगा, और फिर जैसे कण यहाँ पर गति कर रहा है तो वर्ताकार पथ को छोड़ने के बाद में वह किसी दूसरे रास्ते पर आगे की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए आप कि QVB बराबर mv² अपॉन r, अर्थात बैलेंस की कंडीशन में लोरेंज फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो v से v कैंसिल, तो QB बराबर mv बटे r, तो अपन कर सकते हैं mv बराबर QBr। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टॉपिक का कि mv बराबर QBr। अब mv क्या होता है, m द्रव्यमान का कण है, जो भी आवेशित कण प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में उसका द्रव्यमान m है और उसका वेग v है। तो m और v का गुणनफल होता है मोमेंटम के बराबर संवेग, अर्थात किसी भी कण का संवेग जो r त्रिज्या के अंदर एक प्रकार से आप बोलते हैं रोटेशनल मोशन कर रहा है और वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, उसका जो संवेग है वह कण के आवेश चुंबकीय क्षेत्र उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, अर्थात कण का संवेग p बराबर या mv बराबर QBr होगा। ओके, अब यहीं से अपन कण की त्रिज्या भी बता सकते हैं, r बराबर mv बटे QB, अर्थात कण की जो त्रिज्या है वह किन किन बातों पर निर्भर करेगी, द्रव्यमान, वेग, आवेश और चुंबकीय क्षेत्र पर। अब यह कण की त्रिज्या मिल गई और कण का वेग अपन को पता है, तो कण की त्रिज्या के कारण से अपन पता कर सकते हैं कि कण है वह वर्त की परिधि पर कितनी दूरी तय करेगा। तो वर्त की परिधि 2πr होती है। तो एक चक्कर में कण के द्वारा एक चक्कर में यहाँ से शुरू करके ए से शुरू करके एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr, और एक चक्कर में दूरी तय करने में लगा समय उस कण के गति के लिए आवर्तकाल होगा। और अपन आवर्तकाल को ज्ञात करना चाहते हैं या एक चक्कर में लगे समय को ज्ञात करना चाहते हैं, तो कण का वेग पता है, कण के द्वारा तय की गई दूरी पता है, तो दूरी बटे वेग है तो वह समय के बराबर जाएगी, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड या आवर्तकाल। तो कण का आवर्तकाल t बराबर दूरी बटे वेग, तो दूरी कितनी है, कण द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है वर्त की परिधि के बराबर जो 2πr, कण का वेग v, तो 2π बटे v और r का मान रख देंगे तो mv बटे QBr, v से v कैंसिल तो हो जाएगा 2πm बटे QV। अब आप एक दूसरा और सूत्र, इंपॉर्टेंट सूत्र देखिए कि कोई भी v वेग से गति करने वाला m द्रव्यमान का कण किसी चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत गति करता है उस चुंबकीय क्षेत्र के, तो उस कण का पथ है वह हो जाएगा सर्कुलर मोशन करेगा, वह एक प्रकार से सर्कुलर मोशन ही सर्कुलर पथ पर गति करेगा,
उसका आवर्तकाल हो जाएगा कैपिटल T बराबर 2πm/qb। अब इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि जो कण का आवर्तकाल है वह कण के वेग और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात इसका मतलब यह है किसी भी कण के लिए अगर वो वर्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसका वेग और त्रिज्या उसके आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करते हैं। ओके, अब अगर उसको प्रभावित नहीं करते हैं तो वह इनके ऊपर निर्भर नहीं करेगा, और निर्भर नहीं करेगा इसका मतलब उस कण का वेग कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, उस कण की त्रिज्या कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, वह उसके आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि T बराबर 2πr/v था, तो आप कह सकते हैं T बराबर 2πr/v, अर्थात r/2π नियत है तो यह है T समानुपाती r/v। अर्थात कोई भी कण का अगर आप वेग बढ़ा देंगे तो उसी अनुपात में कण के वर्तीय पथ की त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, अगर वेग घटा देंगे तो कण के वर्तीय पथ की त्रिज्या भी घट जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब है r/v का अनुपात नियत रहता है किसी भी कण के लिए, ताकि उस कण का जो आवर्तकाल है वह नियत रहे। तो उसी फिर पथ के ऊपर कण की जो परिभ्रमण गति है या जो कण की जो परिभ्रमण आवृत्ति है, कण जो गति कर रहा है वर्ताकार पथ पर, सर्कुलर पथ पर गति कर रहा है, उसके फ्रीक्वेंसी होगी स्मॉल n बराबर 1/t। तो 1/t है तो इसका मतलब हो जाएगा qb/2πm, अर्थात इसका मान q/2πm इंटू b। तो देखिए किसी भी आवेशित कण है तो उस आवेशित कण का भी उस कण के लिए द्रव्यमान नियत रहेगा, उसका आवेश भी नियत रहेगा। तो किसी भी एक कण विशेष के लिए उसका द्रव्यमान और आवेश दोनों नियत रहेंगे, तो ये वाली जो ब्रैकेट वाली राशि नियत रहेगी q/2πm। तो बदलेगा क्या? b, अर्थात आवर्ती है वह सीधे सीधे चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर निर्भर करती है। ओके, तो T बराबर 2πm/qb है, इसका मतलब n बराबर qb/2πm है। तो कण का जो वेग जो आवर्तकाल है वो कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, अभी मैंने डिस्कस किया ना। अर्थात अगर कण का वेग बढ़ेगा तो उसके रेस्पेक्ट में पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी, जो कण का पथ है वर्ताकार उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो वेग छोटा है त्रिज्या छोटी है, थोड़ा वेग और बढ़ा त्रिज्या उसी अनुपात में बढ़ गई है, वेग और बढ़ा त्रिज्या उसी अनुपात में और बढ़ गई है, अर्थात आवर्तकाल। अर्थात अगर यहाँ से देखिए इस बिंदु से कोई कण गति करना चालू करता है और यहाँ से वापस आता है तो इसमें लगा समय t, यहाँ पर भी लगा समय है वह t, और यहाँ पर भी लगा समय है वह t। तो तीनों के लिए आवर्तकाल एक जैसा है, जबकि देखिए आप देख सकते हैं कि तीनों की जो तय की गई दूरी है कण की तीनों पाथ पर वो अलग अलग है, लेकिन जो जो त्रिज्या बढ़ रही है वैसे वैसे वेग बढ़ रहा है। अर्थात त्रिज्या बढ़ने पर कण का वेग बढ़ रहा है तो उतनी जल्दी वह आवर्तकाल के जो दिए गए आवर्तकाल है जो नियत है उस कण के लिए वह उसमें गति कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए किसी भी कण के लिए या किसी भी आवेशित कण के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए जो कोई भी कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है उसके लिए आवर्तकाल है वह समानुपाती होता है r/v के लिए, अर्थात r/v का अनुपात नियत रहता है। ओके, बस फर्क क्या है, किसी भी आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है जिसे अपन चुंबकीय बल बोलते हैं, वह बल अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है अर्थात धनावेश है वह गति करता है, और उसकी जगह पर अपन रिप्लेस करके कोई ऋणावेश को गति करवाएंगे तो उस पर लगने वाला जो बल है वह विपरीत दिशा में होगा। अर्थात धनावेश के लिए जितना बल लगता है उतना ही बल ऋणावेश के लिए लगेगा, लेकिन उसकी दिशा बदल जाएगी बल्कि, ठीक है, वह धनावेश के विपरीत दिशा में गति करेगा। अब इसी कंडीशन को अपन थोड़ा सा वेरीफाई कर देते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, इसको जनरल कंडीशन बना देते हैं कि जब कण का जो वेग है वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं है। अब कोई भी कण है, सपोज ये चुंबकीय क्षेत्र है और कण पहले गति इस प्रकार से कर रहा था, है ना, या इस प्रकार से गति कर रहा था, अब वह किसी एंगल के ऊपर गति कर रहा है या ऐसे थीटा एंगल के ऊपर। ओके, तो कण का वेग है वह चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष किसी एक विशेष दिशा में गति करता है जो लंबवत नहीं है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तब जो कण की गति होगी क्या वह वर्ताकार होगी? अब आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कण का वेग है वह 90 डिग्री पर गति नहीं कर रहा है। तो वापस अपन ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन बल की बात नहीं करेंगे, एक बार अपन बात कर रहे हैं वेग और चुंबकीय क्षेत्र उनके बीच का कोण। तो अपन केवल दो ही 2 डायमेंशन वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये x और ये y। x दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा ये है, और y अक्ष दे रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कोई कण है वह गति कर रहा है थीटा कोण पर। अब अगर लंबवत गति करता तो यहाँ इधर गति करता, लेकिन वह किसी थीटा कोण पर गति कर रहा है, अर्थात वह XY तल में गति कर रहा है। तो B बराबर BXI और V बराबर VXI प्लस VYJ, अर्थात जो वेग घटक है उसके दो कंपोनेंट हो गए हैं, x घटक जो Vx है और y घटक जो Vy है। तो आप
ये जो वेग है v है, तो इसका x घटक लेंगे तो v कोस थीटा, और इसका y घटक लेंगे तो v साइन थीटा, अर्थात vx बराबर v कोस थीटा और vy बराबर v साइन थीटा। अब x घटक दिखाने के लिए इसमें i इसके यूनिट वेक्टर है और j दिखाने के लिए j यूनिट वेक्टर है, और b के साथ में b बराबर bx i है। ओके, अब देखिए कि अपन जो वेग का x घटक है उसकी बात करते हैं, अर्थात v कोस थीटा। तो जो वेग का x घटक है वह किस दिशा में, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनने वाला कोण 0 डिग्री है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही वह गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ बी बराबर क्यू वी क्रॉस बी, मतलब एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। यही था ना अपना ऐसे वाला। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि ये x घटक है और यह भी x है, तो इनके बीच का कोण है वो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री तो साइन 0 का मान 0, इसका मतलब एफ बी इन x डायरेक्शन जो वेग है तो 0 हो जाएगा। अर्थात वेग का x घटक है वह चुंबकीय बल में कोई भी योगदान नहीं देगा, उसके कारण से चुंबकीय बल में कोई भी योगदान 0 चुंबकीय बल होगा। अब y घटक, वेग का y घटक, तो वेग का y घटक है वह कितना है, वी वाई बराबर वी साइन थीटा और साथ में j यूनिट वेक्टर है, तो आप देखते हैं एफ बी बराबर क्यू वी क्रॉस बी, तो क्यू वी साइन थीटा j यूनिट वेक्टर इंटू बी यूनिट आई यूनिट वेक्टर। तो देखिए j क्रॉस आई का मतलब हो गया माइनस का k, j क्रॉस आई का मतलब हो गया माइनस का k, अर्थात जो बल है वह ऊपर की तरफ न लग के अंदर की तरफ लग, सॉरी बाहर की तरफ न लग के अंदर की तरफ लग जाएगा लंबवत, अर्थात एक्स वाई तल के बाहर की तरफ न लग के अंदर की तरफ बल लग जाएगा। तो अब देखिए अगर लंबवत होता वेग तो वर्ताकार गति, लेकिन लंबवत नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है कि इधर गति कर और वेग है वो कह रहा है इधर गति कर, तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, वह एक वर्ताकार पथ पर गति तो करना चाह रहा है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के कारण से उस पर बल लग रहा है, तो वह आगे की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा और आगे की तरफ बढ़ने लगा तो वह स्प्रिंग की तरह आगे की तरफ बढ़ता रहेगा और इसकी जो गति है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती रहेगी। ओके, अब आप देख सकते हैं आई जे और के इस प्रकार से, तो ये अपने पास j क्रॉस आई है, तो सॉरी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी गति होती रहेगी। ओके, जब चल रहा है इस प्रकार से तो इसकी गति हो जाएगी अपना एक इस प्रकार चल रहा है कण, देखिए इस प्रकार से चल रहा है ना, इस प्रकार से, तो कण की गति हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से, अर्थात घड़ी के चक्कर के विपरीत दिशा में स्प्रिंग की तरह आगे की बढ़ता रहेगा। इस प्रकार की गति को बोलते हैं सर्पिलाकार गति या स्पाइरल मोशन या फिर हेलिक्स, क्योंकि ये हेलिकल मोशन है, हेलिक्स की तरह बनता है। हेलिक्स का मतलब था स्प्रिंग, आपके जो बॉल पेन में स्प्रिंग आती है ना स्पाइरल बाइंडिंग रहता है उसकी तरह। अब उसका पथ तो वर्त की तरह है, वह गोल है लेकिन वह आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे की तरफ बढ़ने का इकलौता कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र अक्ष दिशा में, तो वह अक्ष दिशा में गति करेगा, लेकिन उसकी जो गति का फैलाव है, जो वृत्त बनेगा, जो वर्त बन रहा है वह वर्त बनेगा किसमें, जेड दिशा के अंदर, जेड दिशा के अंदर उसका फैलाव होगा। आप यूँ कह सकते हैं कि यह तो है ऊपर की तरफ वेग और यह चुंबकीय क्षेत्र और यह अपना है वेग, तो यह इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यह किसमें बना, अक्ष और जेड दिशा के अंदर यह वर्त आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, अक्ष दिशा में आगे बढ़ेगा, जबकि जेड दिशा में इस वर्त का फैलाव होगा, जो त्रिज्या होगी वो प्लस से माइनस जेड के बीच में होगी और सेंटर के ऊपर उसका सेंटर हो जाएगा। ओके, तो हेलिक्स या सर्पिल आकार में इसकी गति रहेगी। अब इसकी गति रहेगी तो जाहिर बात है इसकी त्रिज्या भी होगी। अब इसकी त्रिज्या होगी तो इस त्रिज्या का मान कितना होगा, आर बराबर एम बी क्यू बी, आर बराबर एम बी बटे क्यू बी इंटू वाई, तो एम वी वाई बटे क्यू बी एक्स, क्योंकि वेग है वो वाई घटक के लिए है तो इसका मान रख दीजिए आर बराबर एम वी साइन थीटा बटे क्यू बी, अर्थात जो त्रिज्या है उस वर्ताकार पथ के रूप में जो हेलिक्स के रूप में गति कर रहा है, देखो ऐसे वापस आप देख लीजिए इस प्रकार से गति करेगा ऐसे। अब ये देखो इसका एक चक्कर है एक प्रकार से, वो सर्किल आकार में, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, तो एक प्रकार से यह है तो वर्त लेकिन यह फैलाव के साथ में है, तो उसके वर्त की त्रिज्या भी तो होगी ना, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, अर्थात वह थीटा एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी कि वह कण कितने डिग्री के ऊपर उसमें घटता बढ़ता रहेगा। ओके, और साथ में द्रव्यमान वेग क्यू बी वो तो अपना आप डिपेंड करेगी। अब उस कण के आवर्तकाल भी ज्ञात करेंगे क्योंकि वह कण एक वर्त की त्रिज्या पूरी करेगा ना,